शुरू से भूमिका क्या होती है, पंचायती राज स्थानीय निकाय होता क्या है, समझने का प्रयास किए थे। इसके बाद भारत में स्थानीय निकाय का, स्थानीय स्वशासन का, पंचायती राज का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। दो संदर्भ में बांटे थे इसको, एक आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद। मोबाइल कौन क्या चला रही है जी? जब बंद करके एक बार रख देना है तो हाथ में लेके क्या चला रही है? आप पलट के रख दीजिए इधर ऐसे करके। पंचायती राज से पहले की जो हमने प्रयास देखा वो आज़ादी के साथ साथ चल रहा था। एंशिएंट काल में जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आया था, चोल काल, लॉर्ड रिपन, इसके अलावे भी पंचायती राज के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है, जहाँ से प्रश्न पूछता है, वो है आज़ादी के बाद क्या प्रयास किया गया था। खास करके जितनी भी समितियाँ थी और समिति के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया, वो सारा आपको याद करना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे इसमें से कितने लोगों के पास घटना चक्र है? घटना चक्र का बुक है? किसके किसके पास है, हाथ उठाइए। कल जब हम क्लास लेंगे आपको बता देते हैं, सब किसी के पास घटना चक्र का बुक होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं रहा तो कल मेरा देखिएगा अलग रूप देखिएगा। पॉलिटी लगभग समाप्त होने जा रहा है। हमने पहला क्लास में बताया था ना कि जो जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर बनाइए सारा। जिसके पास नहीं है, कल सभी का बुक यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, समझ रखिएगा। और नहीं तो कल मैं निकालूंगा क्लास से, फिर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो जितनी भी समितियां थी, सारी समितियां क्या क्या अपना रिकमेंड किया था, वो सारा चीज़ हम देखे। इसके बाद लगातार प्रयास चला संवैधानिक दर्जा देने की। संवैधानिक दर्जा देने में 3 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के द्वारा सहयोग किया गया। शुरुआत हुई थी 64वां संविधान संशोधन विधेयक से, और फाइनली जाकर के पीवी नरसिम्हा राव जी के समक्ष, उसके सामने 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन जो विधेयक था वो एक्ट बनता है। 22 दिसंबर 92 लोकसभा, 23 दिसंबर 92 राज्यसभा, और 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाते हैं। और पूरे भारत में पंचायती राज यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो जाता है। कब? 24 अप्रैल 1993। जब लागू हो जाता है तो उसके बाद हमने देखे कि संविधान के तीनों खंडों में परिवर्तन किया गया, भाग में भी, अनुसूची में भी और अनुच्छेद में भी। भाग 9 जोड़ा गया पंचायती राज के लिए, तो 9 का क जोड़ा गया नगर पालिका के लिए। अनुसूची अगर 11 जोड़ा गया पंचायती राज के लिए तो 12 जोड़ा गया नगर पालिका के लिए। अनुच्छेद की अगर बात करें कि 243 से लेकर के ओ तक था पंचायती राज के लिए, तो पी से लेकर के जेड जी तक था नगर पालिका के लिए। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले नोट्स निकालना नहीं है आपके पास जो है, उसमें से हमने जो चर्चा किया, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। भाग और अनुसूची तो रटना ही है, पूरा अनुच्छेद भी रटना है। पूरा अनुच्छेद कहे तो 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है। वैसे कई बार जैसे बीपीएससी पूछ दिया पंचायती राज संस्था, थोड़ा सा पानी भिजवा दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था जो था उसका कार्य शक्ति अधिकार की चर्चा कहाँ है, तो 243 के जी में। हो सकता है आरक्षण पूछ दे तो डी में, तो इस तरीके से निर्वाचन पूछ दे तो के में। तो ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। उसको बाबू साहब जैसा हम नहीं रटाएंगे, वो आपको रटने का काम है। अब बच्चे आप लोग रहे नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किया गया, जहां से प्रश्न पूछता है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, उसकी चर्चा करेंगे। और किस तरीके से ये फंक्शनिंग कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए, 73वां संविधान संशोधन में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था तो तीनों स्तर पर क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। भाग, अनुसूची, अनुसूची और अनुसूची और अनुच्छेद। अनुसूचियां टोटल कितना था, अनुसूचियां। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन के लिए भाग जोड़ा गया 9, जोड़ा गया था ना, अनुसूची जोड़ा गया था और अनुच्छेद जोड़ा गया था 243 से लेकर 243 तक। तो इसके बारे में जितना भी प्रावधान है सारा का सारा पंचायती राज से संबंधित ही चर्चा है। उसके एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब जैसे मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करता हूं तो मुझे एक एक चीज को बेहतर ढंग से समझना होता है। बहुत सारा बुक है उसके लिए, लेकिन आपको उतना जानने की जरूरत नहीं। आप बस इतना ही जानिए जितना कि प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और उतना ही हम चर्चा हमेशा करते हैं। लेकिन समय दर समय अगर इसी में से किसी का चयन पंचायती राज में होता है, चाहे आप डीपीआरओ बनते हैं, बीपीआरओ बनते हैं या हमारे सर्विस में जाते हैं, तो फिर जानना पड़ेगा वहां पे। तो मैं बहुत डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जाऊंगा जिससे आपका प्रश्न ना छूटे। देखिए 73वां संविधान संशोधन की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले हम लोग लागू करते हैं, जो लागू किया गया था वो था त्रिस्तरीय ढांचा। त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक। तो देखिए त्रिस्तरीय ढांचा को थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, यहां से थोड़ा सा विस्तार से। त्रिस्तरीय ढांचा कौन मांग किया था जी? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय ढांचा, तो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो ऐसा है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत। एक एक चीज को समझिए पहले। पेन वेन सब लोग बंद कीजिए, पेन नहीं चलना चाहिए, यहां समझिए, देखिए पहले, ठीक है। ग्राम पंचायत, दूसरा यहां पे है पंचायत समिति, और तीसरा यहां पे है जिला परिषद। देखिए ये जो होता है जिला परिषद, यानी एक चीज आपको पता चल गई, ये कहां पे होता है भाई? जिला पर। ये कहां पे होता है भाई? प्रखंड स्तर पर। ये कहां पे होता है भाई? समझिए चीजों को। इसमें से कितने लोग गांव से हैं प्रॉपर? ऑलमोस्ट लोग। कितने लोग पंचायती राज संस्था से जुड़े हुए हैं? जैसे आपके किसी में से चाचा, दादा, बाबा मुखिया है, सरपंच है, समिति है, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। अच्छा, पीछे हैं, क्या है जी? बड़े पापा मुखिया। तो आप समझते होंगे। और कोई नहीं है? क्या है? कौन? वाह, कहाँ की जिला परिषद? वाह, गुड, बेटी। कोई पटना जिला परिषद से नहीं है? देखिए जब आप गांव में देखते हैं तो इस ढांचा को समझिए। आप इस बात को देखिए, विकास का कार्य होता कैसे है। जैसे देश स्टेट में बटा है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बटा है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बटा है, ब्लॉक पंचायत में बटा है, एकक पंचायत में ढेर सारा ग्राम है ना।
मान लिया जाए बहुत गांव है, एक गांव ये है, कैसे सिस्टम चलता है। एक गांव ये है तो इस गांव की आबादी 5000 है मान लिया जाए। तो जब समझिए जो चीज मैं अभी बता रहा हूं शायद आपको कोई बताए, चीजों को पहले समझिए, स्पष्ट आपको कर रहे हैं। तो भारत सरकार का जितना मंत्रालय, जितना विभाग, थोड़ा आवाज कम कीजिए अमन जी, बिरजू आवाज थोड़ा कम कीजिए। भारत सरकार का जितना विभाग या बिहार सरकार का जितना विभाग काम करता है, वो सारा विभाग किसी न किसी रूप में डेवलपमेंट का कार्य एक गांव में करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, गांव में इंदिरा आवास किसको मिलेगा या किसको नहीं, इंदिरा आवास नाम जानते हैं ना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास संस्था के अंतर्गत। इस गांव में आंगनबाड़ी चल रहा है कि नहीं, यह आपका समाज कल्याण विभाग की तरफ से आता है। इस गांव में स्वास्थ्य का काम, मेडिसिन वगैरह बढ़िया से चल रहा है कि नहीं, यह आपका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। पंचायती राज बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, पंचायती राज की तरफ से आता है। तो सारे विभाग अलग अलग, जैसे कि अगर हम ये कह दें कि हम अपने घर की सब समस्या अकेले देख लेंगे, पॉसिबल है? नहीं। तो उसको हम बांटते हैं कि खाने पीने का समस्या अलग, कपड़ा पहनने का समस्या अलग, पढ़ाई का समस्या अलग, कमाने का समस्या अलग, सोने का समस्या अलग, स्वास्थ्य का समस्या अलग। तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। समझ में आया? अब देखिए, शुरुआत में जब पंचायती राज नहीं था, अब हम जब तक इस गांव को डेवलप नहीं करेंगे, अच्छा बताइए, दिल्ली जैसा रोड गांव में बन जाए, कभी सर्च मारिएगा कि यूएसए का गांव कैसा होता है, गजब लगेगा आपको। जापान का गांव कैसा होता है, तो वहीं होता है, सब जगह होता है ना। तो उस तरीके से जब तक हम पूरे गांव को डेवलप नहीं करेंगे, नीचे स्तर के सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप कैसे रह पाओगे? कैसे हम विकास में बहुत आगे बढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं। तो हम सपना तो देख सकते हैं कि एक समय ऐसा होगा कि भारत के गांव गांव में मेट्रो बनेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक ही लगा होगा। गांव में नहीं बनेगा? अच्छा, कहा नहीं जा सकता है? चलिए ठीक है। ऐसा कह, कितना मजा लगेगा कि प्रत्येक गांव से रेलवे स्टेशन, रेलवे गुजरेगा। पॉसिबल है? ये कैसा, ये वैसा नजारा कब होगा जब प्रत्येक गांव में हमारा एरोप्लेन उतरेगा। मजाक हो गया? मजाक हो गया नहीं? क्यों नहीं होगा बताइए? आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आप कमाते हो, अभी जहां हो, आप जॉब कीजिएगा, बढ़िया अधिकारी बनिएगा, आपका अगला जनरेशन बेटा बेटी, वो क्या लगता है, वो भीख मांगेगा कभी? तब आपसे ज्यादा कमाएगा। उसका जनरेशन, हम ऐसे 50 जनरेशन की बात करते हैं, बताइए उसके बाद क्या होगा? हाँ? तो क्या जब ऐसा ऐसा हमारा 50 जनरेशन गांव में आगे बढ़ेगा, तो क्या हमारे गांव के बगल से प्रत्येक गांव से मेट्रो नहीं जाएगा? जाएगा? हाँ? एक एक व्यक्ति के पास फॉर्च्यूनर नहीं होगा? होगा? हंस रहे ना? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप 2 जनरेशन का परिवर्तन का प्रभाव आप देख रहे हो। आप ऐसे 10 जनरेशन की बात करते हैं ना। हम इतना लायक तो बन जाएंगे कि एक बढ़िया 4 चक्का गाड़ी घर में रख सकते हैं,
अपने लिए भी एक, बीवी के लिए भी एक, बेटा बेटी के लिए भी, इतना तो हमारा है कैपेसिटी। उसका जनरेशन आएगा तब, उसका आएगा तब, ऐसे ऐसे 10 जनरेशन आएगा तब। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और हमारा विभाग, हमारा सरकार यही सोचता है। हम जितना सोचते हैं ना, हम तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी हैं, पॉलिटी का अच्छा टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमारे विभाग के जो सुप्रीम है ना, उसके जानकारी के मामले में 1% नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग जैसा सोच रहे हैं उसको पता है कि जब तक पूरे गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। तो विकास के लिए विकास होगा, लेकिन कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो पहले सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना होगा तब ना। तो यही सिस्टम है पंचायती राज। क्या किया गया देखिए, सबसे नीचे शुरू होता है गांव, है ना। ढेर सारा, देखिए ढेर सारा ब्लॉक अथी मिलता है, वार्ड मिलता है, तब एक मिलता है ढेर सारा वार्ड। जब मिलता है तब एक ग्राम पंचायत बनता है। एक क्या बनता है? पंचायत बनता है। हो सकता है एक पंचायत में 20 गो वार्ड हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक गांव में यहां पे कितना वार्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना वार्ड है। एक गांव में इतना वार्ड है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, एक गांव में जब इतना वार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वार्ड है, तो प्रत्येक वार्ड, एक एक वार्ड में इसकी एक लिमिट, एक संख्या है। 500, 1000, 2000, 5000, और प्रत्येक जो है वार्ड से एक व्यक्ति चुनाव जीत करके आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य। क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य। और अगर ये जो पंचायत है, तो इस पंचायत में टोटल कितना वार्ड सदस्य होगा? 13 गो होगा। कितना होगा? 13 गो होगा। और इन 13 में से जो एक व्यक्ति होगा वो होगा प्रधान, जिसको हम लोग कहते हैं मुखिया। अभी छोड़िए चुनाव कैसे होगा नहीं होगा, वो छोड़िए। हाँ, संख्या के आधार पे होता है, ठीक है। तो पहले समझिए, तो इस सब का एक सदस्य होगा, वार्ड सदस्य कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम पंचायत की बात करते हैं, अब देखिए ये एक पंचायत था, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो सबसे नीचे तो एक पंचायत था। अब मान लिया हम ये ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जाते हैं तो यहां पे रहता है बहुत सारा पंचायत। इसमें कुछ बोले लिखने अभी हम तो कहा है, हाथ चला रहे हैं, पहले समझिए। मान लिया जाए यहां पे एक प्रखंड में कितना पंचायत हो गया? 15 पंचायत हो गया ना, या और ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हो सकता है नहीं, 23 पंचायत तक होता है, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पे क्या है कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ग्राम पंचायत से, जैसे 15 पंचायत है तो यहां पे कितना पंचायत समिति होगा? 15 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहां पे 15 को क्या होगा? पंचायत समिति सदस्य। क्या होगा? पंचायत समिति सदस्य होगा। क्या गो? 15 गो, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक गो सदस्य होगा ना पंचायत समिति का। और कभी कभी क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा भी पंचायत समिति का सदस्य होता, ठीक है। अब बताइए, जब जिला में जाएंगे तो एक जिला में तो बहुत प्रखंड होता है ना। जैसे मान लिया हमारा जमुई जिला में 9 प्रखंड है, तो मान लिया कोई एक जिला है, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी 15 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो यहाँ 15 प्रखंड में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को क्या है? जिला परिषद सदस्य। 15 को क्या है?
जिला परिषद सदस्य। तो बताया कि ये 3 स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय ढांचा जो पंचायती राज का है, ये 3 स्ट्रक्चर पे काम करेगा। बोला क्या काम करेगा जी? तो पहले बताया कि सबसे निचला स्तर जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत का। क्या होगा? ग्राम पंचायत का सबसे नीचे। और ये जो ग्राम पंचायत होगा, इस पूरे पंचायत में जनसंख्या के आधार पर ये ग्राम पंचायत डिवाइड होगा किसमें? वार्ड में। किसमें डिवाइड होगा? वार्ड में। और इस ग्राम पंचायत का जितना भी व्यक्ति होगा वो सारा सदस्य होगा सबसे ग्राम सभा। ग्राम सभा का नाम सुने हैं? ये पंचायत का जितना भी व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति वो जो वोट दे सके, जिसकी जनसंख्या 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष हो, वो सारा का सारा सदस्य हो जाएगा ग्राम सभा का। और यही सब कुछ क्या करेगा? हम लोग सिर्फ जानते हैं, क्या जानते हैं? काम कौन करता है? गांव में मुखिया, गांव में वार्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो पूरा गांव का जितना 18 वर्ष का लोग है वो सारा ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के सदस्य होगा। और सबको मिला करके जो टीम बनता है, सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, वो होता है ग्राम सभा। और वो बैठ करके डिसाइड करेगा कि हम कितना योजना का काम करेंगे, कौन कौन सा योजना पास होगा, कौन कौन सा योजना में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये योजना पे काम होगा या नहीं होगा, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये सब पूरा का पूरा, अगर यहां 5000 लोग हैं तो 5000 लोग बैठ करके वो डिसाइड करेंगे। तब जा करके मुखिया या जो पंचायत सचिव है वो काम कर पाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? होता है ऐसा? नहीं होता है। क्या करता है मुखिया? अपना 2 4 5 गो चेला चपटी रखता है, पूरा गांव का कभी लोग शामिल हुआ निर्णय में? नहीं। और अपने स्तर से काम कराता है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा है। कहां? ग्राम पंचायत। इसमें ये भी कहा गया कि प्रत्येक जो त्रिस्तरीय ढांचा में सबसे निचला स्तर जो होगा वो क्या होगा? ग्राम सभा होगा। और ये भी बताया ये त्रिस्तरीय ढांचा जिस ग्राम पंचायत की संख्या, जहां जिस राज्य की संख्या कितना, 20 लाख से कम होगा, जिस राज्य की संख्या 20 लाख से कम होगा, 20 लाख से कम होगा, वहां पे ये दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होगा। दूसरा स्ट्रक्चर मतलब वहां सिर्फ ग्राम पंचायत होगा और जिला परिषद होगा, पंचायत समिति होगा ही नहीं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। त्रिस्तरीय ढांचा में बताया कि ग्राम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत। अच्छा, तो जिस तरह से हमने अभी ग्राम की चर्चा, अब आइए थोड़ा ब्लॉक पे। ब्लॉक पे क्या होता है? ब्लॉक में हम प्रत्येक गांव में जब चुनाव होता है तो वहां पे हम पंचायत समिति को जिताते हैं ना। तो पंचायत समिति का काम हमारा ग्राम पंचायत में नहीं है, काम तो गांव में ही। हमने क्या कहा? पंचायत समिति भी योजना गांव में चलाएगा, मुखिया भी योजना गांव में चलाएगा, और जिला परिषद भी योजना गांव में चलाएगा। तो सब तो जाएगा कहां? गांव में ही जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। अब देखिए वहां क्या करता है, हम टोटल मान लिया जाए एक प्रखंड में 15 गो पंचायत है, तो कम से कम 15 गो पंचायत समिति होगा ना, 15 गो पंचायत समिति। तो 15 गो जो पंचायत समिति होगा, वही लोग मिल करके डिसाइड करेगा। वो एक बोर्ड बनता है वहां पे, वही डिसाइड करेगा योजना से कितना पैसा निकलेगा, कितना क्या करेंगे, कैसे होगा नहीं होगा। और इसमें से जो इसका मुख्य जो होता है वो कौन होता है? मुखिया ग्राम पंचायत का। इसका मुख्य होता है वो कौन होता है? प्रमुख, यानी पंचायत समिति अध्यक्ष कहा जाता है उसको। तो वो मेन हेड हो गए और वो सारा जो है काम करवाते हैं। ठीक।
जिला परिषद में जब हम जाते हैं तो जिला परिषद में क्या देखते हैं कि एक जिला में अगर 20 प्रखंड है तो वहां 20 गो जिला परिषद सदस्य चुन करके आता है। 20 गो जिला परिषद सदस्य चुन करके आता है और उसी 20 में से एक बनता है कौन? जिला परिषद अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। तो जिला परिषद अध्यक्ष मेन हेड होता है और वही लोग डिसाइड करता है कि कितना योजना पे काम होगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा। इंप्लीमेंट करने का काम बाकी लोग का होता है। मेन हेड जिला परिषद का अध्यक्ष ही होता है, जो यहाँ पे काम करने वाला जिला परिषद का जो बोर्ड बनता है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा हमारे यहाँ काम करता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज को समझिए, चुनाव ये भी मिटाएंगे नहीं, इसके बाद क्या था? चुनाव लिखाए थे त्रिस्तरीय ढांचा के बाद ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा के बाद क्या चुनाव है? अच्छा, आरक्षण। तो आरक्षण की चर्चा बाद में करेंगे, पहले चुनाव पर आ जाएंगे। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या होता है? तो त्रिस्तरीय ढांचा में 3 स्तर पे बटा होता है। ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। त्रिस्तरीय ढांचा में देखेंगे सबसे नीचे जो होता है वो होता है ग्राम सभा, यानी पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन होता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो प्रत्येक पंचायत के लोग जो वोट देने की योग्यता रखते हैं, जिनका 18 साल हो गया वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो 73वें संविधान संशोधन में सबसे पहला जो बात दिया गया था त्रिस्तरीय ढांचा में वो यही था। सबसे पहला जो बात दिया गया था त्रिस्तरीय ढांचा में वो क्या था? यही था। क्लियर? अब देखिए सबसे बड़ी बात आते हैं कि हमने ढांचा तो बता दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, 3 स्तर पे लोग चुने। चुनाव कैसे? ये मतलब पद हमने बता दिया कि गांव स्तर पर ये होगा, ब्लॉक स्तर पर ये होगा, जिला स्तर पर ये होगा। दूसरा समस्या था जो चुनाव कैसे होगा इसका। तो देखिए अब तक का जितना भी मतलब पंचायती राज व्यवस्था के आने से पहले जितना भी भारत में चुनाव से संबंधित बॉडी है, काम है, उन सारे काम के लिए संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा है, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। एक चुनाव आयोग होता था, वो सारा चुनाव करवाता था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। ये सारा चुनाव कौन करवाता था? चुनाव आयोग। तो बोला पंचायती राज यानी स्थानीय निकाय का भी चुनाव वही करवाएगा, लेना। तो क्या किया गया? अलग से चुनाव की चर्चा कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के बताया कि अनुच्छेद 243 के मतलब क्या होता है? कौन चुन करके आएगा? लिखिएगा नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं, पहले समझिए। अनुच्छेद 243 के में कहा गया कि राज्य में जो चुनाव होगा, मतलब स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा, पंचायती राज या नगर पालिका का, इसके लिए एक अलग से आयोग बनेगा राज्य स्तर पर, जिसका नाम दिया गया क्या? राज्य चुनाव आयोग। क्या नाम दिया गया? राज्य चुनाव आयोग। बोला एक राज्य चुनाव आयोग होगा और यही रेस्पॉन्सिबल होगा क्या चीज के लिए? पंचायती राज और नगर पालिका दोनों का चुनाव करवाने के लिए। इसका पूरा विंग काम करेगा, जिस तरह से सेंटर पर चुनाव आयोग है उसी तरह। लेकिन इसमें बताया राज्य चुनाव आयोग का जो हेड होगा उसको राज्य चुनाव आयुक्त कहा जाएगा, राज्य चुनाव आयुक्त कहा जाएगा। और इसकी नियुक्ति जो होगी वो कौन करेगी? वो राज्यपाल करेगा। ये पूछा भी जाता है, मतलब राज्य चुनाव
आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसमें जो योग्यता उसने बताया, जिस तरह से हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उसकी बनने की जो योग्यता होती है, अमूमन वैसा ही जो है इसकी योग्यता होती है। राज्य चुनाव आयोग में जो आयुक्त बनते हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके योग्यता क्या है? हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है लगभग वही। ये करेंगे क्या? ये जो राज्य स्तर पे, लोकल स्तर पे जो दो बॉडी काम करती है, कौन? पंचायती राज और नगर पालिका। ये दोनों का चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? इसी की होगी, राज्य चुनाव आयोग की होगी। दोनों की चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? अर्थात आप इस बात को देखते होंगे कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, उसमें सेंटर में जो चुनाव आयोग होता है उसका कोई काम नहीं होता। इसके अलावा पंचायती राज और नगर पालिका के अलावे जितने चुनाव होता है वो सारा कौन करवाता है? भारत में चुनाव करवाने के लिए दो बॉडी काम करती है। एक अखिल भारतीय चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, और एक प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग। प्रत्येक राज्य में है। प्रत्येक राज्य का राज्य चुनाव आयोग का सिर्फ ये काम है कि पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव करवाना। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता है। जबकि इसके अलावा जितना भी चुनाव है वो सारा चुनाव करवाने के लिए जिम्मेवार कौन होता है? निर्वाचन आयोग। बिहार राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग कहां पे? कहां? वही ऑफिस कहां पे है? कौन सचिवालय? पुरानी सचिवालय। न्यू सचिवालय से थोड़ा आगे जाइएगा तो पुरानी सचिवालय होगी, उसके बगल में। कभी जाते हैं वो सब घूमने? कभी शौक से भी जाइए सिस्टम को देखने। थोड़ा यूको पार्क और इधर उधर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, सब चीज को जाके थोड़ा देखिए। विधानसभा के बगल में कभी गए विधानसभा? तो कहाँ गए हो? पटना में घूमने? कहीं नहीं गए? घूमते ही नहीं है? आपके तकलीफ को हम समझ सकते हैं। घूमना जरूरी है जिंदगी में, ठीक है? सप्ताह में एक दिन जरूर घूमने का जो है प्लान कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जहां एक बार चले गए वहां दोबारा मत जाइए। इस तरीके से प्रत्येक महीना में आपको 4 दिन मौका मिलता है घूमने का। पटना में ऐसे 40-50 जगह हैं जहां पे आप घूम सकते हैं। इसका जब पटना हो जाए तो फिर पटना के बाहर बिहार में ही और जगह जाइए, जहां भी जाना हो। और जब पूरा बिहार हो जाए तो फिर अलग स्टेट जाइए। जिंदगी में कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है घूमना। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना? इसलिए जिंदगी को थोड़ा सा जीना सीखिए। समझ रहे ना? और अगर आपको ये लगता है कि नौकरी लगेगा तो सब चीज हम कर लेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना? कोई है ये नहीं। अब देखिए, जो चुनाव होता है तो यानी कि पंचायत राज और नगर पालिका की चुनाव के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? चुनाव आयोग। यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब चुनाव आयोग रेस्पॉन्सिबल होता है तो पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव की घोषणा कौन करता है? कौन करता है घोषणा कि इस तारीख को पंचायत राज चुनाव होगा और नगर पालिका का चुनाव होगा? राज्य सरकार। ये कई बार पूछा जाता है। कौन करता है? यानी नगर पालिका और पंचायती राज यानी स्थानीय निकाय की चुनाव की घोषणा का जिम्मेवारी कौन किसके पास है? राज्य सरकार के पास। वही करता है। अगर इसमें कोई हम चेंजिंग की बात करें, इसके शक्ति में, इसमें और मान ले क्षेत्र बढ़ाने में
कार्यक्षेत्र बढ़ाने में या इसमें और जो है संरचना में कुछ भी परिवर्तन की बात करेगा तो वो परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानमंडल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा वो उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, चुनाव आयोग। ये तीन ऑप्शन देगा। क्या होगा आंसर? राज्य सरकार। और चुनाव आयोग के सिस्टम में, संरचना में या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की बात आएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कौन होगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है। अब देखिए चुनाव कौन करवाता है ये तो देख लिए, लेकिन अब मेनली रूप से जो चीज हम बता रहे हैं कि चुनाव होता कैसे है ये थोड़ा देखें। कितना मासूम से बोलते हैं सर, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। बचपन में कहीं नहीं घूमे? घर वाला बोलता है पहले, घर वाला बोलता है, बोलते हैं कि पहले नौकरी ले लो, एगो उसके बाद हाँ नौकरी ले लो, उसके बाद घूमना। और आप देखते ही हैं, अगर आप वहां पे जवाब दीजिए कि इतने ही शौक अगर आपको था तो आप भी नौकरी लिए, उसके बाद कितना जगह घूम पाए? नहीं होता है। नौकरी के बाद आपको बहुत जल्दी एक रस्सी फांदने का प्रयास किया जाता है। हाँ, और एक बार रस्सी में बंधा गए ना तो फिर तो सपना छोड़ ही दीजिए कि आपका भी कुछ सपना है या रहेगा। होता है ना? कब तक रस्सी नहीं बंधाइएगा? साल 2 साल, हम तो अभी तक बचे हुए हैं, है ना? क्या कीजिएगा, बड़ा जो है खिटखिटा के हंस रहे हैं। आप लोग का भी बंधाएगा। देखिए अब सबसे पहले ये देखिए, इसमें से कितने लोग पंचायत का चुनाव में भाग लिए हैं? कभी पंचायती चुनाव में वोट कौन कौन डाले हैं अभी तक? जो डाले हाथ उठाइए बढ़िया से। 2 4। लड़की लोग तो नहीं डालती है, लड़का लोग भी क्या लोल है सब? क्या काहे नहीं डालते हैं? अरे तो पंचायती राज में वार्ड नहीं आता है? अच्छा, नगर पालिका में नहीं, नगर पालिका नहीं, पंचायती राज में कितने लोग वोट डाले? आप लोग नहीं डाले हैं? नहीं डाले हैं। देखिए जब आप पंचायती राज में वोट डालते हैं तो नया जो पंचायती राज का वोटिंग होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ईवीएम से और एक होता है बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से। अब समझिए जब आप पंचायती राज का वोट डालते हैं तो किसको किसको वोट डालते हैं? देखिए ईवीएम से किसको डालते हैं? पहला मुखिया, दूसरा समिति, तीसरा वार्ड सदस्य, चौथा जिला परिषद। कितना हुआ? जिला परिषद। इसके बाद सरपंच, इसके बाद पंच। 1 2 3 4 5 6, आप 6 लोग को वोट डालते हैं। जो लोग डालते हैं उनको पता होगा। अब देखिए ये 6 लोग को वोट डालते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से, आप खुद। उसमें सरपंच का और पंच का ये दोनों होता है बैलेट पेपर पर। बाकी ये सारे लोग का जो चुनाव है वो किस पे होता है? अब ईवीएम पे होता है। तो देखिए जब आप चुनाव डालते हैं तो चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, 2 तरीके से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आप उसको डायरेक्ट वोट देते हैं, है ना? और प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। पहले इसको साइड करते हैं, समझिए। प्रत्यक्ष
और यहां होता है अप्रत्यक्ष। अब देखिए किसको किसको डालते हैं, तीनों स्तर पर होता है। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं नीचे स्तर पर। तो सबसे नीचे होता है वार्ड। सबसे एक अगर ये पंचायत है तो इस पंचायत में मान लिया जाए क्या गो वार्ड है, 4 गो वार्ड है। तो पहले हम आते हैं वार्ड, क्योंकि ढेर सारा वार्ड मिलकर के ही बनता है क्या, पंचायत। तो जैसे देखिए एक जो वार्ड होता है, एक वार्ड है, तो उस वार्ड में हम पहला चुनते हैं वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य, एक वार्ड के लिए। और उसके बाद हम लोग चुनते हैं उसमें पंच। तो प्रत्येक वार्ड में यहां पे भी वार्ड और पंच, वार्ड और पंच, यहां पे भी वार्ड और पंच। तो 4 गो, और ये चारों मिला करके एक क्या कहलाया, ग्राम पंचायत कहलाया पूरा। तो अब ये समझ लीजिए कि इस पूरा ग्राम पंचायत में क्या गो वार्ड हो जाएगा, हाँ 4 गो। पंच के गो हो जाएगा, 4 गो। अब देखिए ये पूरे पंचायत के लिए हम और क्या क्या चुनते हैं, मुखिया जो पूरे पंचायत में एक होता है। हम तो वोट देते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि 1 2 3 4, 4 गो वार्ड में से ही एक कोई प्रमुख होगा, वार्ड का प्रमुख, वही मुखिया कहलाता है। जिस तरीके से अभी हम उप मुखिया का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, उसी तरीके से मुखिया का भी होता था, या कई जगह होता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में क्या होता है, ग्राम स्तर पर, सिर्फ ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष होता है, मतलब वार्ड सदस्य में से सभी का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो एक मुखिया का हम चुन लेते हैं और एक सरपंच का चुनते हैं। ग्राम स्तर पर होता है ना, सरपंच का चुनते हैं। अब देखिए तो मुखिया हो गया मेन अलग से, इसके अलावा 4 गो हो गया क्या, वार्ड सदस्य। तो इन चारों वार्ड सदस्य को हमने प्रत्यक्ष चुना, मुखिया को भी प्रत्यक्ष चुना, लेकिन इसी चारों वार्ड सदस्य में से एक को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जिसको कहते हैं क्या, उप मुखिया। क्या कहते हैं, उप मुखिया। उप मुखिया को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, सारे वार्ड में से ही एक कोई बनता है क्या, उप मुखिया। उसी तरीके से प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है। तो उसी तरीके से चूंकि हमने सरपंच को डायरेक्ट चुना, तो प्रत्येक वार्ड में सभी जितना वार्ड है चारों, उसके सारे पंच को मिला करके एक जो चुनते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से, वो होता है उप सरपंच। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ गए। यानी कि ग्राम स्तर पर चुनाव जो होता है वो किसका किसका देते हैं। देखिए हमने क्या बताया, पंच जो प्रत्येक वार्ड में जाएगा, प्रत्येक वार्ड में एक गो, वार्ड सदस्य जो प्रत्येक, ये प्रत्येक वार्ड में एक गो होता है। लेकिन मुखिया का चुनाव, समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, ये सब जो है, सरपंच का चुनाव, ये सब हम लोग एक पंचायत में एक ही करते हैं। तो समिति, जिला परिषद अभी छोड़िए, अभी हम बस इसका बता रहे हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में एक चुनाव कई वार्ड में बंटा होता है। उस वार्ड से 2 व्यक्ति चुना जाता है, एक वार्ड सदस्य और एक पंच, ठीक है। उसके बाद जब मुखिया को हम लोग चुनते हैं डायरेक्टली, तो मुखिया का जो उप मुखिया होता है वो इन्हीं सारे वार्डों में से एक कोई व्यक्ति चुना जाता है, जिसको कहा जाता है उप मुखिया। उसी तरह जो सरपंच हम लोग चुनते हैं, तो सभी वार्डों के पंच को मिला करके एक कोई व्यक्ति होता है, जो होता है उप सरपंच, ठीक। लेकिन होना क्या चाहिए था, ये मुखिया भी होना चाहिए था और प्रत्यक्ष तरीके से सारे वार्ड में से कोई एक पंच, जो यहां सारे पंच में से कोई एक, वो सरपंच होता है। लेकिन नहीं, यहां पे मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि प्रधान जो होता है, मतलब अध्यक्ष हम कह सकते हैं, मुखिया को हम वार्ड सदस्य का अध्यक्ष कह सकते हैं।
सरपंच को हम सारे पंच का अध्यक्ष कह सकते हैं ना। तो सिर्फ ग्राम स्तर पर वार्ड का अध्यक्ष, सरपंच पंच का अध्यक्ष, इन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, मुखिया और सरपंच का। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति में अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। यहां पे मुखिया अध्यक्ष हुआ ना, तो इसका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, लेकिन उप मुखिया का अप्रत्यक्ष हुआ ना। सरपंच, पंचों का जो अध्यक्ष होता है सरपंच, उसका प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उप सरपंच का क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। तो ये स्थिति होता है कहां? ग्राम पंचायत में। तो यहां पे ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव किसका? मुखिया सरपंच, है ना, मुखिया सरपंच, क्लियर। और प्रत्येक वार्ड में वार्ड और पंच। अब अप्रत्यक्ष चुनाव यहां पे किसका? उप मुखिया और उप सरपंच। उप सरपंच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये हो गया ग्राम, कहां पे? ग्राम पंचायत पे ऐसा चुनाव, ग्रामीण लेवल पे। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम समिति के तरफ से। ठीक, तो हम क्या किए, पंचायत लेवल पे समिति को भी चुने। तो प्रत्येक पंचायत से लगभग कितना समिति चुनाएगा? एक, कम से कम एक। लेकिन जब क्षेत्र ज्यादा होता है तो एक से अधिक भी पंचायत समिति का चुनाव होता है। तो मान लिया जब हमने क्या कहा, 15 को पंचायत, एक प्रखंड में। अब आता है यहां पे प्रखंड। तो एक प्रखंड में मान लिया अगर 10 गो क्या है? पंचायत है। 10 गो पंचायत है, तो 10 गो यहां पे क्या होगा? पंचायत समिति होगा ना जी? समझ में आ रहा है? नींद आ रही है क्या? 10 गो क्या होगा? स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, जिसको समझने में हमको इतना उम्र लगा, आपको अभी समझा रहे हैं। सच पूछे तो इस सेवा में आने से पहले हमको भी इतना क्लियर नहीं था। ठीक है, तो प्रखंड स्तर पे 10 गो अगर पंचायत है तो 10 पंचायत में से सारे पंचायत समिति होगा। और सारे पंचायत समिति जब जीतते हैं तो हम लोग डायरेक्ट वोट किए पंचायत समिति को, लेकिन यही 10 गो पंचायत समिति में से खड़ा होगा एक पंचायत समिति अध्यक्ष के लिए और एक पंचायत समिति उपाध्यक्ष के लिए। तो 2 आदमी खड़ा हुआ तो सारे लोग डिसाइड करेगा। मान लिया जाए 2 आदमी खड़ा हुआ था, 10 गो है तो उसमें से 2 गो खड़ा हो गया, बचा 8 गो। तो एक व्यक्ति को जीतने के लिए कितना चाहिए? 10 में से कम 5 है तो 6 चाहिए। 50% प्लस 1 तो देना शुरू करता है पल्सर गाड़ी एक समिति को, है ना। कोई कहता है हम पल्सर नहीं, हम तुमको और बढ़िया देंगे, 4 चक्का देंगे, तो उधर वोट देता है। तो उस समय कोई ईमानदारी, कोई सारा चीज कुछ नहीं होता है। उस समय हम गजब हो, मजा आता है। जो जीतता है ना दिया जाता है उसको। हम लोग के यहाँ अभी भी जितना पंचायत समिति जो जीतते हैं, प्रमुख का चुनाव होता है तो सब कोई का क्या देता है? बाइक। सबको मिलता है या तो पैसा या तो बाइक। अब देखिए, तो पंचायत समिति 10 गो हो गया, लेकिन यहाँ ये इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ। नींद आ रही है क्या आपको? खूब आ रही है नींद, जाइए। अब यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनाता है? यानी इसको कह सकते हैं पंचायत समिति अध्यक्ष। क्या कह सकते हैं? पंचायत समिति अध्यक्ष, या फिर इसे बोलचाल में क्या? प्रमुख। उसी तरीके से यहां उपाध्यक्ष, या फिर इसको क्या? उप प्रमुख।
क्या इसको? उप प्रमुख। तो ये होता है कहां का? पंचायत समिति के, मतलब प्रखंड स्तर तक की ये कहानी। तो प्रखंड स्तर में हम क्या करते हैं? पंचायत समिति सदस्य को प्रत्यक्ष वोट देते हैं और वो प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या प्रमुख या उप प्रमुख। क्लियर हुआ? अब आते हैं जिला स्तर पर। तो एक जिला में जितना प्रखंड होता है उस सारे प्रखंड से एक व्यक्ति कौन जीत करके आते हैं? जिला परिषद सदस्य, है ना? जिला परिषद सदस्य होता है ना। अब जितना प्रखंड कम से कम उतना जिला परिषद सदस्य, उतना जिला परिषद सदस्य जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो जीतता है वो क्या कहलाता है? जिला परिषद अध्यक्ष। और इसी तरह से यहां होता है, तो इसका कोई नाम वैसा नहीं है, जैसे यहां प्रमुख नाम है ना, तो ऐसा यहां पे नहीं। अध्यक्ष सर या अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष सर या उपाध्यक्ष मैडम। तो यही होता है चुनाव का। चुनाव का क्या स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है। समझ में आया? त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत में जो चुनाव होता है वो ऐसा ही होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पंचायत में कितने व्यक्ति को आप चुनते हैं, वोट देते हैं? तो 6। तो क्या कहिएगा? जिला परिषद के लिए कै गो? एगो। किसको? जिला परिषद सदस्य को। ठीक है। जिला के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको कहा जाता है जिला परिषद। प्रखंड के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको कहा जाता है पंचायत समिति। और ग्राम पंचायत के लिए हम कितने लोग को चुनते हैं? 4। मुखिया को भी, सरपंच, ये ग्राम पंचायत स्तर पर। मुखिया और सरपंच ये ग्राम पंचायत स्तर पर। और वार्ड स्तर पर 2। कौन कौन? वार्ड और पंच। और अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे कैसे चुनाव होता है ये सब, तो इसको इस तरीके से आप बना भी लीजिए लिख करके, ताकि दिमाग में रहेगा। हाँ बोलिए। समिति हाँ। ये नहीं, ये नहीं होगा। समिति में तो हम पंचायत में वोट देते हैं ना, अलग से कोई पंचायत समिति से। जैसे एक ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहा है तो वार्ड स्तर पर 2 लोग खड़ा होगा, है ना? एक वार्ड सदस्य और एगो पंच। और पूरे पंचायत स्तर पर कितना वो खड़ा होता है? 2 गो। एगो मुखिया खड़ा होगा और एक समिति खड़ा होगा। सेम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति या तो मुखिया खड़ा हो सकता है या तो पंचायत समिति खड़ा हो सकता है। ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने जो 50% से ज्यादा लाएगा वो जीतेगा। 2 को कहे खड़ा होगा, 5 भी खड़ा हो सकता है, सब खड़ा हो सकता है। हाँ, बाकी 8 लोग। अमूमन एक इस तरह से ऐसा नहीं होता है। अमूमन देखा जाता है तो एक पंचायत, एक ब्लॉक में कम से कम 15 गो, 20 गो, 10 गो, 25 गो पंचायत होता ही है। तो जहां जितना, जहां उतना ज्यादा। ठीक है, तो इसको फटाफट बना लीजिए। अब पंचायत चुनाव से संबंधित किसी भी मामले में विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। और ये अच्छा, ये सारा चुनाव करवाने के लिए जिम्मेवार कौन होता है? राज्य चुनाव आयोग। तो ये क्लियर हुआ? हाँ, हो गया क्लियर? चलिए बढ़िया, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो गया। ये हमको जाकर के बीपाड में क्लियर हुआ। जल्दी लिखिए। तो जब पढ़ाते हैं उस समय भी तो लिख सकते हैं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो मतलब वैसे लिखिए ना कि हमको पता ना चले, मेरा नजर पड़ जाता है। फोटुआ खींच लीजिए, फोटुआ, अरे छोड़ दीजिए, मोबाइल अभी डिस्टर्ब है ना। नहीं, वीडियो लगाए कि नहीं लगाए सारे लोग, ईमानदारी से बताइए। सारा लोग मेरा पूर्व वीडियो को लगा दीजिए, ई वीडियो को, तो मेरा ही वीडियो है। वाह, बहुत जो है सम्मान करते हैं आप लोग मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बताइए, और कोई दिक्कत होगी? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, जिनका नहीं लिखे बाद में लिख लीजिएगा। अब देखिए, कहा गया कि चलो ठीक है ग्राम, अब देखिए जब हम इधर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें। बोला चुनाव होगा, मतलब त्रिस्तरीय ढांचा भी बना दिया, ठीक है, चुनाव भी बना दिया, चुनाव होगा। तो यहां पे इसके बाद बातें आती है कि चुनाव में दो, वहां ग्राम स्तर पे भी देखा जाए तो 50% वोमेन है, 50% मेन है, पुरुष महिला। तो पूरा गांव का जब हमको डेवलप करना है, देश का डेवलप करना है, तो उसमें 50% महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। शुरू से एक चीज क्या देखा गया, पढ़ने लिखने में, सिस्टम में, हर जगह जो है महिलाएं नगण्य थी, ना के बराबर थी, है ना। यानी कि अब 50% दिमाग का आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। एक चीज मानते हैं ना कि भगवान जी सबको समान दिमाग दिया है, थोड़ा सा कम दिया है, कितना 14.5 ग्राम दिया है पुरुष को और 14 ग्राम दिया है महिला को, है ना। तो इस चीज को मानते हैं कि नहीं? वेट की बात करते हैं। लेकिन एक और खुलासा आपको बताते हैं, आपके पास 14.5 ग्राम है, फिर भी आप उसके पास थोड़ा सा कम ही है, लेकिन आपसे ज्यादा दिमाग यूज करती हैं वो, ये रिसर्च बताता है ना। चाहे वो कौन काम में करे नहीं पता, लेकिन यूज ज्यादा होता है, मानते हैं कि नहीं? होता है। तो इसी संदर्भ में क्या किया गया, पंचायती राज में भी अनुच्छेद 243 का कितना डी में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। इसमें कहा गया कि इस संस्था को सक्सेस बनाने के लिए तभी सक्सेस बनेगा जब इसमें हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन की जब बात आई तो बोला पहले एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, और इसके साथ क्या मिलेगा, फीमेल को मिलेगा, महिला को मिलेगा, महिला को मिलेगा, ये तीनों को रिजर्वेशन फिक्स किया गया। लेकिन एक चीज और कहा गया कि लेकिन वो राज्य का विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल अगर इस बात को डिसाइड करे कि इन तीनों के अलावे भी रिजर्वेशन की जरूरत है या दिया जा सकता है, तो वो देने का शक्ति रखता है ओबीसी के लिए। मतलब ओबीसी प्रत्येक राज्य में उस राज्य के राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल पर यह बात निर्भर है कि वो ओबीसी को रिजर्वेशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान नहीं। और जब भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब भी ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इसका मूल आधार क्या होगा, जनसंख्या। क्या होगा, जनसंख्या को ही आधार मान करके रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको आधार मान के? जनसंख्या को आधार मान करके। तो बोला चलो ठीक है, तो बोला गया एससी एसटी को कैसे, तो एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसा कि लोकसभा में रिजर्वेशन का जो आधार है वैसा है। यानी जब तक लोकसभा में रिजर्वेशन रहेगा तब तक राज्य के चुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन रहेगा। लोकसभा में एससी को रिजर्वेशन अनुच्छेद कितना के तहत, 334 के तहत, है ना।
वर्तमान में ये बढ़ा करके कितना तक कर दिया गया? 2020 तक था ना, केमा संविधान संशोधन से 100 2030 तक। तो SC/ST को रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था किया गया। ठीक है, क्या आप बताइए? केमा 5वां, चलिए ठीक है। इसके अलावा बताया कि जो महिला को रिजर्वेशन दिया जाएगा, महिला को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो कितना परसेंट? 1/3, लगभग कितना? 33%। पंचायती राज में प्रत्येक जहां पे भी लागू होगा, पूरा दुनिया में, पूरा देश में महिला को जो रिजर्वेशन का दिया गया सीमा वो कितना? लेकिन इसको बढ़ाने, घटा नहीं सकता है। बढ़ाने का अधिकार भी किसको दिया गया? राज्य विधानमंडल को, कि जहां पे जिस राज्य में ये चीज लगे कि वहां पे महिलाओं को रिजर्वेशन को बढ़ाया सकता है तो राज्य का विधानमंडल बढ़ा सकता है। इसी के आधार पे बिहार सरकार के द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं के रिजर्वेशन को कितना परसेंट बढ़ाया गया? 50%। यानी पंचायत के चुनाव में 50% महिला रिजर्वेशन लागू है। कितना परसेंट? 50%। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं, यह भी किस पे निर्भर है? तो बिहार में ओबीसी को पंचायती राज में कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 20%। ये सब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा जो है निर्गत है। तो यही है रिजर्वेशन का फंडा। तो पंचायती राज चुनाव में रिजर्वेशन की जो आधार है उसमें कहा गया SC/ST और महिला को मिलेगा। SC/ST को जैसा रिजर्वेशन मिल रहा है लोकसभा में वैसा है, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। महिला को कम से कम 33% रिजर्वेशन अनिवार्य है। लेकिन इसके अलावे किसी राज्य का राज्य विधानमंडल चाहे तो इसकी सीमा क्या कर सकता है? इसकी सीमा बढ़ा भी सकता है। और इसी को आधार मानते हुए बिहार में महिला रिजर्वेशन बढ़ाया गया। कितना समय? 50%। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं, यह डिसाइड करेगा राज्य का विधानमंडल। ठीक है, रिजर्वेशन तो दे दिया गया, लेकिन आज भी हकीकत आपको बताते हैं, कुछ एक % को छोड़ करके हर जगह महिला सिर्फ नाम की मुखिया है, नाम का प्रमुख है, नाम का जिला परिषद है। अधिकांश जगह 90% ऐसा जगह है जहां पे नाम तो उसके नाम से है, जीती तो वो है, लेकिन वो काम करने वाला कोई उसका पति है, कहीं देवर है, तो कहीं ससुर है, तो कहीं भैंसुर है, तो कहीं क्या है, तो कहीं क्या। कुल मिला के मेल के द्वारा वो कंट्रोल होती। जैसे वर्तमान में पटना जिला परिषद के जो अध्यक्ष है कुमारी स्तुति, वो सारा निर्णय खुद से लेती। क्यों? क्योंकि एक पढ़ी लिखी वोमेन है, एमटेक हैं, अच्छे जानकार व्यक्ति। लेकिन ऐसे कई सदस्य हैं। उसी तरह मुखिया में रितु जायसवाल का नाम हमेशा आता है। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। सीतामढ़ी का एक गांव है जिसका नाम है, पंचायत है जिसका नाम है सिंहवासिनी। देखिएगा, हर बार वहां बाढ़ आता है और सारा सब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर से वो एक बहुत बड़े IAS अधिकारी की पत्नी है, वो किसी को कुछ नहीं पूछती है। कई जगह ऐसा चीज देखने को मिलता है। तो 2-4% ही सही, लेकिन आज भी तो है। लेकिन अधिकांश जगह मुखिया पति, समिति पति, प्रमुख पति है ना। ये तो सब तो अभी चुनाव में चल रहा था, लेकिन अब एक नया फंडा आया है, BPSC टीचर पति है ना, बीडीओ पति, CO पति, जो है सब पति। एक समय के बाद आएगा स्टूडेंट पति, है ना। क्योंकि 50% रिजर्वेशन तय है, 33% है, जहां सरकारी नौकरी में 50% आया,
तो ऐसे भी लड़का गोल ही है आधा, और गोल होगा, बहुत कंपटीशन है, तो एक अच्छा रास्ता ढूंढेगा, है ना, मानते हैं कि नहीं? और उसका आप लोग फायदा भी उठा सकते हैं। बताएंगे। तो ऐसे ही चुनाव होता है, ठीक है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको मुखिया पति बनना है कि समिति पति बनना है। रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग हो गया, रिजर्वेशन हो गया। चलिए अब आते हैं यहां पे, नेक्स्ट क्या है, कार्यकाल। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब इस बात को थोड़ा देखिए, ध्यान से समझिए। बहुत कम ऐसा समय होता है, सामान्यतः पंचायती चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना वर्ष होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मतलब जितना लोग पंचायती राज में, कितना लोग, देखिए कितना लोग का चुनाव होता है बताइए तो? अरे 6 को तो प्रत्यक्ष रूप से देते हैं वोट। टोटल बताइए कितना पद होता है? आपसे पूछ दिया जाएगा पंचायती राज चुनाव में कितने लोग जीत करके आते हैं, तो 6 को जिसको हम प्रत्यक्ष देते हैं, इसके अलावे कौन कौन बचता है? इसके अलावे देखिए, एगो उप मुखिया और उप सरपंच, गांव में प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत में जिला परिषद अध्यक्ष, मतलब 2 2 4 2 6 12, मतलब टोटल 12, जिसका 6 चुनाव होता है प्रत्यक्ष और 6 चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, होता है ना। इन सब का कार्यकाल लगभग होता है कितना वर्ष? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। कैसे? तो देखिए यहां पे बहुत कम ऐसा सिचुएशन आता है कि 5 वर्ष से पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो, खास करके पंचायती राज में। कई बार ऐसा होता है कि जब डेथ कर जाए तो उसका कार्यकाल जो बचा होता है, रेस्ट, वो उप मुखिया वगैरह संभालता है। सबसे बड़ी चीज होता है, थोड़ा मुखिया स्तर पे तो बहुत कम, लेकिन ऊपर देखा जाता है कि जब 5 वर्ष का जब चुनाव होता है, तो जब 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो एक समय के बाद उस पर लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। जैसे हाँ, इसमें भी आपको क्या लगता है, लोकसभा, संसद, विधानसभा समझना आसान है, लेकिन पंचायती राज समझना बड़ा मुश्किल है ना। अब देखिए, अभी हाल ही में नालंदा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की कुर्सी छीन गई। कैसे? तो अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि अभी पटना में 45 गो है जिला परिषद सदस्य, उसमें एक अध्यक्ष है और एक क्या है, उपाध्यक्ष है। कुमारी स्तुति जी अध्यक्ष हैं और आशा देवी उपाध्यक्ष है। पटना के कोई है इसमें? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आशा देवी को जानते हैं? कहाँ की हैं? हाँ, सरारी। हाँ, और कुमारी स्तुति को नहीं जानते हैं? नौबतपुर के शायद की, कहाँ का है पता नहीं, जो। अब देखिए 45 में क्या हो गया कि 2 वर्ष का जब कार्यकाल होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल जब हो गया, तो किसी को लगा कि इस पे लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव, और हमने पढ़ाया कि एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार, अब मान लिया जाए यहां पे क्या किया गया कि कोई एक व्यक्ति, मान लिया एक्स कोई व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति नहीं, इसी 45 में से, और एक वाई कोई है, तो इसने अविश्वास ला दिया किसके खिलाफ? अध्यक्ष के खिलाफ, और इसने अविश्वास ला दिया उपाध्यक्ष के खिलाफ। अब जब अविश्वास लाया तो चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग
राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है तो वो जिला स्तर पे जो अधिकारी होते हैं उसी के माध्यम से। जैसे जिला परिषद में अगर देखा जाए तो डीडीसी सर होते हैं, एसईओ सर होते हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद होते हैं, इन्हें रहते हैं तो डीपीआरओ भी होते हैं। तो इन्हीं सब के संरक्षण में क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव क्या होगा, जैसे यहां 45 लोग, अब जैसे लाया गया तो एक व्यक्ति कोई एक्स लाया और एगो तो अध्यक्ष है ये, तो अब यहां बच जाता है 45। तो 45 में ये देखना पड़ेगा 45 का आधा कितना। अच्छा, पटना में क्या है, 45 में से एक सीट खाली है, महिला आयोग सदस्य में उसका चयन हो गया तो वो चली गई, तो कितना बचा, 44। अब जीतने के लिए, मतलब अगर गिराने के लिए अपोजिशन को भी कम से कम कितना चाहिए, या बचाने के लिए इधर वाले को भी कम से कम कितना चाहिए, 23। अगर इसके पक्ष में 23 गो आ गया क्या जिला परिषद सदस्य, तो अध्यक्ष पद की कुर्सी बची रह जाएगी, बनी रह जाएगी। और अगर इसके अगेंस्ट में आ गया 23 तो इसकी कुर्सी, यानी इसके बाद फिर नया अध्यक्ष का चुनाव होगा। सेम यही कंडीशन उपाध्यक्ष का। यही पूरा कहानी होता है कहां पे, प्रखंड में भी। और यही पूरा कहानी होता है कहां पे, ग्राम पंचायत में। लेकिन ग्राम पंचायत में अमूमन मुखिया के खिलाफ बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ना के बराबर करते हैं। पता है वहां आसान क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पे अध्यक्ष का पद गिराने के लिए मात्र 23 लोग, जो जितने लोग सदस्य हैं 44-45 को की जरूरत पड़ेगा। उसी तरह वहां प्रमुख का पद गिराने के लिए, अध्यक्ष का पद गिराने के लिए अगर 10 गो समिति है 10 गो की जरूरत पड़ेगा, या 20 गो समिति है तो 20 गो की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि गिराने का भी अधिकार वही ना है जिसने वोट दिया। लेकिन मुखिया का चुनाव में तो पूरा मतदाता वोट दिया, हाँ, तो पूरा मतदाता में से आधा से अधिक अगेंस्ट होगा तभी ना, हाँ, उप मुखिया को गिराया जा सकता है क्योंकि कम लोग हैं। तो अमूमन ऐसा होता है। लेकिन सामान्यतः ये कार्यकाल कितना वर्ष होता है। अगर ये बीच में खाली हो गया तो 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। 6 माह के अंदर चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लास्ट 6 मंथ बाकी है, मतलब 4.5 वर्ष हो गया, उसके बाद अगर खाली होता है पद, तो ये चुनाव फिर से नहीं होगा। तो यही कहलाता है क्या, कार्यकाल। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। कार्यकाल के बाद क्या है, अब देखिए भैया रे भैया, सबसे बड़ा पहिया, पौवा नहीं पहिया। पौवा समझते हैं, हाँ? पौवा नहीं समझे हैं, लिए हैं, नहीं लिए। हाँ, जिससे दूध नापते हैं वही है पौवा, हाँ, है ना। कभी आइए हमारा बिहार में, दिखाएंगे कैसा होता है पौवा। अभी का मौसम कुछ अलग है ना, अच्छा वाला है ना, हाँ, क्या बोले, ठंडा गर्म है, हाँ, हल्का गर्म हल्का ठंडा। वो देखिए बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कितना अच्छा भाषा यूज किए हैं, ठंडा गर्म, अच्छी बात है। ये मौसम बसंत बहार का है, बसंती हवाएं चल रही है, कुछ ठंडी और कुछ गर्म, आपने सही कहा। इसके बाद एक बयार होता है, फगुआ बयार, है ना। वो सब कुछ होता नहीं है, ये एक ऐसा समय है ना जिसमें आपका बॉडी का कुछ अलग से हार्मोन काम करना शुरू करता है और उसको कुछ मतलब इंजॉय करने का मन होता है। ये समय ही ऐसा होता है। जैसे जो पौवा लिए हैं वो अच्छा से समझे होइएगा, नहीं समझे ना। इसी में ये ऐसा माना जाता है कि सरस्वती पूजा के बाद से फगुआ की शुरुआत होती है। लेकिन इसी से पहले अभी जो कौन वीक चल, वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है ना। हाँ, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, हाँ,
वास्तव में यह हमारी संस्कृति नहीं है। आपको बता दे, आज हमको कोई चॉकलेट डे भेजे थे लिख के, नहीं, अब हमको शर्म आता है कि हम को कोई अगर बोलते हैप्पी चॉकलेट डे सर, अब उसको क्या रिप्लाई दे बताइए। तो हमको लगा कि अभी नहीं, एक समय के बाद बढ़िया से रिप्लाई देंगे, क्योंकि बच्चे लोग भी तो अपने ही होते हैं, इंटेंशन गलत नहीं होता है। जरूरी नहीं चॉकलेट सिर्फ जो है आप जो समझ रहे हैं उसी को दिया जाता है, माते पिता को दिए हैं, होना भी चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता है। आप खुद में ऐसा बनिए कि आपके लिए रोज रोज डे हो, रोज जो है चॉकलेट डे हो, है ना, रोज मटन डे हो, रोज चिकन डे हो, मतलब इस टाइप का बनना चाहिए। लीवर खराब हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया होगा, है ना। अब देखिए वित्त की जब बात करते हैं तो आप ये समझिए कि सेंटर पे वित्त के लिए वित्त आयोग की जिस तरीके से व्यवस्था होती है, उसी तरीके से राज्य में भी आर्टिकल 243 का एच, 243 का एच में राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग। अब देखिए राज्य वित्त आयोग के, केंद्र वित्त आयोग क्या करता है? जो केंद्र में वित्त आयोग होता है 208 के तहत, ये देखिए क्या करता है, ये केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करता है। समझिए इस बात को पहले समझिए, केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करता है। मतलब केंद्र सरकार, हमने क्या कहा, प्रत्येक राज्य में, गांव हर राज्य में है, केंद्र सरकार क्या करता है, प्रत्येक राज्य में पैसा देता है। और ये वित्त जो आयोग होता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए बनता है। जैसे इसको समझिए कि मान लीजिए अभी कौन केमा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां चल रहा है, 16वां का गठन हुआ, 25 तक चलेगा, 26 तक चलेगा ना। देखिए 26 तक जो 15वां वित्त आयोग चलेगा, तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया इसने 1000 करोड़ रुपया पंचायती राज के लिए आवंटित किया 15वां वित्त आयोग, तो 5 वर्ष के कार्यकाल में वो उसको भेजेगा। जैसे 20-21 के कार्यकाल, 21-22, 22-23, 23-24, 25-26, इस तरीके से भेजेगा। मतलब और इसके तहत योजना लिखा हुआ है, तो राज्य को एक सेंटर में क्या चल रहा है 15वां, तो 15वां वित्त आयोग से पैसा आएगा। उसी तरीके से क्या होता है, प्रत्येक राज्य में भी राज्य वित्त आयोग होता है। और ये क्या करता है, राज्य सरकार, वो तो केंद्र सरकार ना भेजता है राज्य में पैसा, आइए राज्य सरकार भेजता है कहां, पंचायत में पैसा। बिहार में भी केमा वित्त आयोग चल रहा है, 6ठा चल रहा है। मतलब सेंटर से, यानी कि अगर हम कहें पंचायत में पैसा आ रहा है तो कहां से, 15वां सेंटर से, और 6ठा मुख्य जो पैसा आता है ना, मुख्य जो पैसा आता है किसी भी योजना का, वो 2 कमीशन से आता है, 15th सेंटर फाइनेंस कमीशन और 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा बहुत सारा योजना है, योजना वाला पैसा अलग से आता है, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 पैसा आता है। तो प्रत्येक पंचायत में पैसा कहां से आता है, उसके लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन है। ठीक है, तो ऐसे ही आता है पंचायती राज के पास पैसा। इसके बाद भी कुछ है। अब देखिए क्या है, नहीं कार्य शक्ति तो बताएंगे। अब देखिए जब पैसा जाता है तो पैसा पूर्ण, देखिए जब मान लिया पैसा आया 1 करोड़, मतलब 1000 करोड़, करोड़ों में नहीं अरब में पैसा आता है, बहुत आता है। हम लोग रोज इकाई दहाई जितना ही पैसा आता है सुनना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ 10 वहां तक भुला जाते हैं, फिर से गिनते हैं। जैसे अभी बीच में वही सब करके आ रहे थे, कुछ लोग करोड़ था लाख बोल रहे थे, तो इस टाइप का हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी भी 100-200 रुपया से ज्यादा पैसा देखे नहीं है उस स्तर से। अब करोड़ की बात क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए सरकार के द्वारा जो पैसा आता है वो कैसे खर्च होता है।
पहला बाय प्रोसेस से जो पैसा आया आपके पास आया, जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो डीडीसी के अकाउंट पे आता है 1000 करोड़, तो 1000 में 500 करोड़ आप क्या किए, खर्च कर दिए। मतलब एक वर्ष में आया 1000 करोड़, तो उस वर्ष आप 500 करोड़ खर्च किए, तो बचा कितना, आपको फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, फिर से उस साल में क्या करना पड़ता है, फिर अगला साल मान लिया पैसा आया 1000 करोड़ और उसमें मान लिया आप 700 करोड़ खर्चा किए, तो बचा कितना, 300 करोड़ रिटर्न करना पड़ेगा। होता है, लेकिन ऐसे नहीं, नियम ये कहता है। पहला ये हो गया। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि अगर आप जितना पैसा खर्च कर दिए, तो खर्च करने के बाद उसको जांच करने का जो एक अधिकारी होता है वो आपके सामने खड़ा है ना। क्या आप बताइए, अब 500 करोड़ खर्च किए हैं तो कहां कहां खर्च किए, सही किए कि नहीं किए। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता है। अगर 1 रुपया भी इधर उधर होता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है। और फाइनल लास्ट में बहुत प्रक्रिया, 20-30 प्रक्रिया से गुजरता है, तब लास्ट में जितना पैसा खर्च किए हैं उसका बनता है एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है यूसी। आप जमा वहां जब कर देते हैं विभाग को, तब वो कार्य आपको पूर्ण मान लिया जाता है कि 100 रुपया निकाले। सिंपल समझिए, बाबूजी 100 रुपया दिए, सामान खरीदने गए, सब बढ़िया से खरीदे और लास्ट में जितना पैसा वो लौटा दिए, और जो सामान खरीदे उसका वाउचर वाउचर सारा एक जगह लिख करके सब कुछ बाबूजी को थमा दिए, टेंशन खत्म। तो ऐसा ही होता है। और ये जितना आसानी से हम बोल दिए ना, उतना आसान होता नहीं है। वेतन मतलब सरकार का जो पैसा आता है ना, आप तब बजट नहीं पढ़े, हमने पढ़ाया था ना, 2 प्रकार का पैसा आता है बजट में। एक सरकार चलाने के लिए, यानी उसमें अधिकारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, सारा चीज चलता है। एक जो पैसा खर्च होता है वो होता है विकास कार्य के लिए, तो बंटा होता है सारा। किसको, सब 1 रुपया, हाँ सब ग्रामीण स्तर, क्या पंचायत में नहीं है, वही ना आएगा पंचायत में। क्वेश्चन क्या है आपको, हाँ तो इसी से मिलेगा, सबका स्थापना होता है। नहीं, सब इंक्लूड होता है। 1 करोड़ आया है ना, तो उसी में से कुछ वेतन के लिए जाएगा, कुछ योजना के लिए, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, बशर्ते सबका ये होना चाहिए कहां कहां पैसा गया। जैसे जो पैसा डिसाइड होता है ना, अगर जो पैसा मान लिया हम दिए नल जल योजना के लिए, तो आप चाह करके भी उसका चबूतरा नहीं बनवा सकते, नहीं बनवा सकते। यही तो जांच किया जाता है। कैसे हो जाता है, ऑन कैमरा है तभी नहीं बोल सकते हैं, जब जाइएगा तो पता चलता है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या, वित्त। तो वित्त समझे, यानी कि अभी स्टेट का चल रहा है 6th फाइनेंस कमीशन और सेंटर का चल रहा है 15वां। इसके बाद देखिए, ये पूरा हो गया, वित्त वाला हो गया। इसके बाद आइए, इसके अलावे भी बहुत सारा, जैसे चुनाव होता है, तो जितना चुनाव यहां पे होता है पंचायती राज का, उसका मामला कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। मतलब न्यायालय चाह करके वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है। अब मेनली रूप से आइए, पंचायती राज संस्था का क्या कार्य, शक्ति एवं अधिकार। चुनाव में गड़बड़ी होता है तो राज्य का जो चुनाव आयोग है ना, वही उसको ठीक करता है। नहीं, अनुच्छेद 243 का जी, ये 2 बार बीपीएससी पूछा है कि पंचायत का जो कार्य शक्ति अधिकार होता है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में। पूरा 243 याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ABCDEFG जितना है सब याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया है, पंचायती राज संस्था का जो कार्य एवं शक्ति है, इसमें टोटल जो दिया गया था, याद कीजिए, 11वां अनुसूची, कितना विषय, 29 विषय।
तो 29 विषय पर इसको जो है अधिकार दिया गया है कार्य करने का। अब 29 विषय में कौन कौन है? कृषि, भूमि, सिंचाई, पशुपालन, वन जीव एवं कृषि, लघु वन, खादी, कुटीरोद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन या पशु चारा, सड़क या पुल, ग्रामीण विद्युत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, प्रधानमंत्री शिक्षा कार्यक्रम, यात्रिक परीक्षण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार या मेला, स्वास्थ्य, पारिवारिक समृद्धि, महिला बाल विकास, SC/ST समृद्धि, लोक विभाजन पद्धति, सामाजिक पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख। टोटल 29 विषय है जिसमें सबको आप याद नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो भी चीजें कार्य होता है सारा किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? पंचायती राज के क्षेत्र में। ठीक है, इस पे निर्णय उसको अधिकार क्षेत्र, जैसे मेला, टोल टैक्स, मेला में भी टैक्स वसूला जाता है। कभी देखिए होगा तो आपके गांव सब में अगर मेला लगता होगा, है ना, तो वसूलते हैं टैक्स। सबसे बड़ा दिक्कत यही है पंचायत। देखिए अभी क्या है, जब हमने कहा ना कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी, हमने कहा हम अगर बाइक से घूमते हैं तो हम 4 व्हीलर ले लेंगे, तो हमारा आने वाला पीढ़ी और बढ़िया, जैसे हम मान लिया जाए सिर्फ क्रेटा लेंगे तो हमारा आगे आने वाला पीढ़ी फॉर्च्यूनर लेगा, उसका जो अगला जनरेशन होगा BMW लेगा, उसका अगला जनरेशन जो होगा ना। क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना भाई। अब मान लिया जाए हम अभी जो जनरेशन है इससे हम 20 जनरेशन आगे सोचते हैं तो कैसा होगा कौन जानता है। अभी के समय में ये जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब मुझे लगता है कि 2 से 3 जनरेशन आते आते सब खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो ही रहा है धीरे धीरे। तो एक समय तो हम जिस USA का जो अभी है वैसा तो कल्पना कर ही सकते हैं। अब देखिए पंचायती राज का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज क्या है कि चूंकि ये पूरी तरीके से अभी डेवलप हुआ नहीं इसका सिस्टम। 73वां संविधान संशोधन कब आए? तभी 30 साल हुआ। तो ये इसके पास जो पैसा का जो क्रिएशन होता है ना वो है ही नहीं, जीरो है, बहुत कम। हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का काम है वही है। जैसे देखिए कोई भी विभाग क्या कहता है कि आपको दिए, जैसे मान लिया जाए कोचिंग एक विभाग है, तो जब इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो मान लिया कोई भी जो इनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब स्थापित कर रहे हैं, तो आपको 5 लाख दे दिया, तो उसके बाद से कोचिंग चलाओ, अपना खर्च चलाओ, उसमें से पैसा कमाओ, ये सब तो आपका काम है ना। अब मान लिया प्रत्येक महीना 5 लाख दे रहे हैं और आप कुछ कमा ही नहीं रहे। यही स्थिति अभी पंचायती राज का है कि पंचायती राज में जहां पैसा का सृजन होना चाहिए, जैसे मेला में टैक्स जितना हमने बताया, ये सारा टैक्स वैक्स से कटौती वगैरह करके वहां होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे सिंपली देखिए अभी एक नल जल योजना आया 7 निश्चय का था। मतलब गर्मी के समय में आपको पता होगा, आप लोग इधर के हैं जो साउथ बिहार के हैं, जमुई हम लोग का साउथ बिहार में आता है, भागलपुर। इस समय जब मार्च अप्रैल मई का जो समय आता है ना, पूरा कड़कड़ाता हुआ गर्मी जो रहती है, मतलब कड़कड़ाता हुआ ठंडी होता है, गर्मी क्या होता है भाई, कड़कड़ाती हुई गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी जो भी, तो उसमें क्या होता है कि हमारा चापाकल का पानी सूख जाता है। हम लोग में अभी गेहूं का पटवन 1 से 2 बार हुआ, पूरा गांव सूख गया, मतलब नली क्या होता है, जोर सूख गया, हम लोग जोर समझते हैं, नदी सूख गया। अब नदी सूख गया तो लोग पंपिंग जो किया गया उससे पानी पटाना शुरू किया, और जिसके कारण जो ग्राउंड लेवल का जो होता है, वाटर लेवल होता है, वो एकदम नीचे चला गया। अब चापाकल के लिए क्या होता है, हम लोग के यहाँ मैक्सिमम 100-150 में पानी बहुत रहता था, और चापाकल का चापाकल सूख गया। अब ऐसे सिचुएशन में एक गरीब आदमी एक सिंपल चापाकल मतलब बोरिंग करवाने में हम लोग के यहाँ 50 से 60 हजार खर्च होता है। आप बताइए जो जिसके घर में 5,000 का आमदनी है, 10,000 का आमदनी है, वो कहाँ से ला पाएगा, जबकि ऑलरेडी उसके यहाँ चापाकल है लेकिन उसमें पानी नहीं है, कहाँ से ला पाएगा। तो ऐसे में प्रत्येक वार्ड में सरकार ने क्या किया, नल जल योजना लाया, और 300-350-400 फीट जो है ये करके और सबको टाइमली जो नल का पानी देना शुरू किया। और वो सबसे शुद्ध पानी, क्योंकि किसी के गांव में भी
कोई शौक से जहां पानी निकल रहा है 50 फीट नीचे से, कोई शौक से 400 फीट करवाएगा? कपार में कुत्ता काटा है कि 5 लाख लगाएगा उसमें? जो 20,000 में हो रहा है कोई नहीं करवाता था। और कितना शुद्ध पानी होता है। उसके लिए सरकार बस एक नियम बनाया, प्रत्येक दिन एक परिवार से 1 रुपया देना है। अगर एक वार्ड में अगर 100 परिवार है और दोनों टाइम पानी जा रहा है फ्री, लेकिन प्रत्येक दिन 1 रुपया, मतलब एक महीना में एक परिवार को कितना देना है? 2015 में आया ये योजना, आज तक 1 रुपया जमा नहीं हुआ। कहीं नहीं देता है। आप लोग की तरफ देते हैं? 1-8%। हकीकत यह है गांव में 1-8%। क्यों? बिहार में टोटल 534 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? एक प्रखंड में लगभग एवरेज मान लीजिए कि 15 पंचायत होता है ना? 15 पंचायत होता है। एक पंचायत में कितना गांव होता है? बहुत गांव होता है। अब सोचिए कितना परिवार होगा। अगर एक परिवार से महीना में 30 रुपया आना शुरू हो जाए तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायती राज को कितना फायदा होगा। लेकिन आता है तो पंचायत इसलिए नहीं आता है ना कि अभी जैसे ये काम किसको दे दिया गया था? ये काम दे दिया गया था वार्ड सदस्य ध्यान रखेगा और जो चलाएगा 4,000 या 5,000 का महीना देता है उसको, जो मतलब नल खोलेगा, ये जिसकी जमीन में ये होगा बोरिंग वो, लेकिन उसको कोई नहीं देता है। जाइए गाँव में वो बोलने जगह भंगला तेने पनियों दे हैं ऐसे ऐसे, है ना? इस टाइप का होता है ना। तो ये क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऐसा कर्मी को सरकार नियुक्त करे जो इसी का काम करे, जो एकदम पानी क्यों नहीं देता है, एकदम सब हमेशा उसको ठीक करते रहे, सारा चीज सिस्टमेटिक होते रहे? होगा। जैसे अभी बहुत अच्छा काम किया है मीटर, कौन मीटर? स्मार्ट मीटर। शहर में तो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे, थोड़ा सा क्या बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे सब तरह के लोग होते हैं। गांव में दिन में भी फैन चल रहा है, कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा वाला लाइट लगा दिए बोल वाला, कोई अब आ गया स्मार्ट मीटर। गांव में आया ना, पिछले 2 महीना में स्मार्ट मीटर आया। देखिए कैसे बदलता है। कहावत है तो तुम डाल तो हम पात, वही कहानी है वहां। स्मार्ट मीटर आ गया, खत्म, तहां लाइट कट गया। 1 वर्क कराओगे, 2 वर्क कराओगे, 4 वर्क कराओगे, आदत सुधरना ही है। गांव में आदत सुधरना ही है और अब सबको आदत सुधर गया, है ना? उसी तरह से बिहार में जो हम लोग कहते हैं यूपी बिहार के लोग नहीं बदलते हैं। कितनों पुलिस जो है रोड पे बनल है, लेकिन गाड़ी वाला जो है बिना हेलमेट का जा रहा है। जहां महिला पुलिस को देखो तेजी से चला दिए, बेचारा साइड हो गई, नहीं सुधरा। लेकिन आया सीसीटीवी कैमरा, ऑनलाइन चालान, है ना? अरे आएगा ना, सब जगह। पटना में आया ना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप पीछे में बैठा लीजिए किसी को, बिना पुलिस कुछ नहीं करेगा, तुरंत चालान कटेगा। अब तक 3 बार मेरा 1,000 का चालान कट गया। और अब हम डर से, मेरा मजाल है कि हम लाइन क्रॉस करें। अब बताइए, हम बिहारी या यूपी वालों को सुधारने का इससे अच्छा तरीका था? तो आप क्या सोचते हैं? हम यही ना कहेंगे 1 जनरेशन लगेगा, 2 जनरेशन लगेगा, 3 जनरेशन। हम लोग सबसे नेगेटिव क्या है ना कि हम महज 5 साल बाद क्या होगा हम उतने तक सोचते हैं। नहीं, सोचिए कि 500 साल बाद क्या होगा। आपको लगता है कि धरती कभी खत्म होगा? कौन बोला आपको? बाबा जी बोले? गजब हाल है। नहीं। तो पंचायती राज क्या है ना, देखिए पंचायती राज पे ही पूरा भारत का फ्यूचर टिका हुआ है, समझे? जैसे नहीं कहता है कि बिहार का मतलब सिर्फ पटना नहीं है, बिहार का मतलब गांव है। गांव में जाइए, अब पूरा बिजली मिल रही है। कोई दिक्कत है बिजली का? पटना से ज्यादा बढ़िया है, लाइन भी नहीं कटता है, सड़क भी बढ़िया बन गया है ना। छोटा छोटा गली नली योजना था, एकदम रोड एकदम छोटा छोटा गली बन के ये हो गया।
देखिए बारिश होती है अपने आप साफ हो जाता है, क्योंकि शहर में यहाँ पे साफ करने वाला होता है, वहां अपने साफ हो जाता है। नहीं कभी तो छठ पूजा में जाके गांव में देखिए, है ना, पूरा साफ हो जाता है। तो धीरे धीरे तो चीजें बदल रही है। अब तो कचरा वाला भी आने लगा है, डस्टबिन भी मिल ले लिया। अलग बात है वो डस्टबिन में कचरा ना फेंक करके चावल रखना शुरू कर दिए, है ना। सुधरेगा ऐसा नहीं है। तो ये सारा हमने कार्य शक्ति की चर्चा किया। अब देखिए बहुत गप कर लिया आप लोग, हल्ला नहीं इधर। अब देखिए जितना कार्य शक्ति या जितना प्रावधान किया गया था पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन में, तो उसके लिए दो प्रकार के प्रावधान की चर्चा किया गया, एक अनिवार्य और एक स्वैच्छिक प्रावधान। अब समझिए, एक अनिवार्य प्रावधान था और एक क्या था, स्वैच्छिक था। स्वैच्छिक। अब देखिए अनिवार्य में क्या था, तो अनिवार्य में देखिए पहला था कि प्रत्येक पंचायती राज में ग्राम सभा का गठन जरूर होगा। क्या होगा, मतलब प्रत्येक राज्य, सभी राज्य के लिए निर्देश दिया गया, प्रत्येक राज्य क्या करेगा, ग्राम सभा का गठन करेगा, जरूर करेगा। चुनाव के लिए कितना, सब जगह वही चुनाव। अच्छा जितने भी हमने 6-6-12 व्यक्ति की चुनाव की बात कही, उसके लिए मिनिमम एज कितना, 21। चुनाव के लिए सब जगह इसको लागू किया, प्रत्येक राज्य लागू करेगा कि मैक्स मिनिमम एज कितना। हर जगह महिला रिजर्वेशन 1/। प्रत्येक जगह राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग गठित होगी। प्रत्येक जगह राज्य वित्त आयोग गठन होगा। मतलब ये सब क्या था, ये सब अनिवार्य प्रावधान था कि इसको आपको लागू करना ही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी क्या, कि अनुच्छेद आपको तो पूरा रटना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, अनिवार्य है। लेकिन क्लाउज आप रटते हैं कि नहीं रटते हैं, ये आपके इच्छा पर निर्भर है कि नहीं। कितने लोगों को 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद याद है, 1 से 61 तक याद है, जोर से हाथ उठाइए तो। वाह, ये बड़ा जो है जीत है हमारा कि आप लोग को, हाँ है ना। पटना के किसी भी कोचिंग में जाकर के देख लीजिए, अगर एक साथ इतने लोगों को 1 से लेकर के 61 तक अनुच्छेद याद होगा तो हम पढ़ाना छोड़ दें, जाके देख लीजिए। हो गया। तो क्या हम चर्चा कर रहे थे, हाँ ये अनिवार्य प्रावधान। तो अनिवार्य प्रावधान हो गया, ये सबको बोला गया। लेकिन इसके अलावे कुछ स्वैच्छिक प्रावधान भी था। जैसे आप 33% जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, वो आपके इच्छा पर निर्भर है। ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, ये भी आपके इच्छा पर निर्भर है ना। 29 विषय जो दिया गया उसमें से कुछ तो सब जगह लागू है, आप चाहे तो सभी को लागू कर सकते हैं, ये भी आपके इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोटा मोटी जो है स्वैच्छिक और अनिवार्य प्रावधान था। इसके बाद देखिए क्या किया गया, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक राज्य की देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कहीं पे एक स्तरीय व्यवस्था है, एक स्तरीय व्यवस्था है, कहीं पे 2 स्तरीय व्यवस्था है, और कहीं पे 3 स्तरीय व्यवस्था है।
और कहीं पे, तो ये पूछा जाता है। तो आपके नोट्स में लिखा हो, जैसे कि एक स्तर ये याद कर लीजिए, KSTM, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। यहां पे क्या है, एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। दो स्तरीय कहां कहां है, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। दो स्तरीय कहां है, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तीन स्तरीय कहां है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। और चार स्तरीय कहां है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यही था मोटा मोटी पंचायती राज व्यवस्था, जो पीटी के लिए जितना फैक्ट हमने बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में देखिए थोड़ा सा, चूंकि ये मेंस की बातें हैं लेकिन यहां पे भी हम कर देते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के आने से इसका क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। लेकिन जितना हद तक हम इसको सफल होना चाहिए उतना हद तक अभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं। जैसे पॉजिटिव क्या हुआ, क्या क्या सकारात्मक इसका पॉजिटिव निकला, स्थानीय समस्याओं का समाधान हुआ ना। स्थानीय समस्या क्या था, आप एकदम, जैसे आप लोग सारे लोग 2000 के बाद के ही हैं, 1990 से पहले का, 1990 के बाद का कोई है, 2000 से पहले का कोई है। जैसे हम 93 के हैं, आप लोग में 2000 के पहले है ना जी। मुझे खूब पता है कि लोकल स्तर पर 2010 से पहले की बात करते हैं, 2009 में मैंने मैट्रिक किया था, तो हम लोग जैसा कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, ये समस्या का समाधान हुआ। आज घर घर बिजली है। रोड नहीं था, घर घर गांव गांव गली गली रोड है ना। स्कूल नहीं था, हम अपने गांव में 1 to 5 पढ़े, वहीं तक स्कूल था। और यही कारण है हम लोग, उसके बाद वहां से 10 किलोमीटर दूर था, केवाल जगह था, वहां पे 6 to 8 था स्कूल, तो वहां 6 to 8 के लिए गए। अब पता है 1 to 5 तक हमारे गांव में था, तो इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या पड़ा, लड़का लोग तो 10 किलोमीटर दूर चला जाता था पढ़ने। लेकिन हमारे गांव की, हमारी उम्र की, या हमारा जो उस समय था, उस समय की अधिकांश लड़कियां हमारे गांव का 1 to 5 तक ही पढ़ के रह गई। मतलब 100 में अगर 100 लड़की है तो मुश्किल से उसमें से 10 से 20% जो है वहां पहुंच पाई, वरना सब 1 to 5 तक। आज ऐसा है, आज आपके गांव गांव में या गांव के थोड़ा सा बगल में आपको +2 लेवल तक का स्कूल है ना। तो ये समस्या का तो समाधान हुआ। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, जो 7 निश्चय 1, 2 का जितना भी योजना है, कुआं से पानी पिया जाता था, कुआं से पानी पीते थे हम लोग, पिए हैं कभी? अब सोचिए कैसा होता होगा। बाल्टी से पानी भरते थे। अभी के समय में नहाना जितना आसान है उतना आसान नहीं था। यही कारण था कि हम लोग नदी में नहाने जाते थे। अभी शौक से जाते हैं ना, अभी जैसे कोई नदी में नहाने जाता है तो सब शौक से, लेकिन उस समय हमारी मजबूरियां रही होगी। तो हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा देखिए सबसे ज्यादा पानी भरना, नहाना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, ये सब महिलाओं का काम होता था गांव स्तर पे, आज भी है। सबसे ज्यादा कष्ट होता था उनको। रात में अगर पानी ये खुल गया, घट गया, तो आप ऑर्डर दीजिएगा, पनियों नहीं लाई हैं। अब बेचारी क्या करती थी, 7 बजे या 6 बजे रात में वो कुआं के पास जाती थी और उसमें डालती थी और वहां से पानी जो है निकलता था। ये हमने देखा कि मुझे खूब याद है। ये लगभग 2005-06 तक की यही कहानी था। फिर क्या हुआ, गांव में विधायक कोटा से आना शुरू हुआ चापाकल। अब पता चला कि 100 जो है घर के पास एक चापाकल, तो सुबह और शाम भीड़े लगने रहता था ना। तो सब चीज आप लोग नहीं देखे, चलिए ना आप लोग
आप लोग शाइनिंग इंडिया के आदमी हैं, चमकता हुआ भारत, सफरिंग इंडिया के नहीं है, संक्रमित भारत। हम संक्रमित भारत को देखें तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रोड की जो स्थितियां थी, मुझे खूब अच्छा से याद है, हमारे गांव से और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, वहां से लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक महिला जो है पीड़ा प्रसव की स्थिति में थी, एक बच्चे को जन्म दे रही थी और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। डिस्टेंस इतना ज़्यादा था और रोड बढ़िया से नहीं बना था, ये कारण हुआ कि जाते जाते, महिला की क्या बात करें, हमारी एक छोटी बहन भी थी, बच्ची थी, उसमें मुझे ज़्यादा याद नहीं है, आज मेरी 4 बहन होती और वो हमको लगता है कि हमसे लगभग अभी वो 25 की होती, मतलब हो रही होती कम से कम, बड़ी जो है क्यूट थी जो भी। तो इस स्थिति था कि ऐसा कुछ हुआ तो जमुई जो हॉस्पिटल जो होता है मेन, जहाँ पे हम लोग का था, जस्ट वहाँ पहुँचे कि वो हम लोग को छोड़ के चली गई। मतलब क्यों? एक तो डिस्टेंस ज़्यादा था, दूसरा रोड नहीं था सही से बना हुआ, तीसरा वैसा कोई सिस्टम नहीं था कि गाड़ी से टमटम से इस तरह से होता था। तो पिछले 20 सालों में जो चेंजिंग हुआ है ना, तो इसी तरीके से धीरे धीरे धीरे, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि पंचायती राज का सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिला, स्थानीय समस्याओं का समाधान हुआ। विकेंद्रीकरण, क्योंकि पहले सत्ता, चुनाव, सिस्टम सब ब्लॉक तक, डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता था। अब गांव में लोग जानने लगा, गांव वाले को भी विकास करने का अधिकार मिला, वो भी अपने सिस्टम को समझने लगा। मतलब विकेंद्रीकरण से लाभ पहुंचा। कमजोर वर्ग, पंचायती राज व्यवस्था आने से पहले, आज आप SC ST, आपको कभी लगता है कि जिसको कभी सटने नहीं दिया गया उसको पंचायत का मुखिया बनाएगा कोई? आज से 50-100 साल पहले के बारे में कल्पना कीजिए। हाँ, हवा टच करने से हम अछूत हो जाते थे, उसको मुखिया बनाएंगे? कमजोर वर्गों की भागीदारी हुआ सत्ता में पंचायती राज के आने से। अब ना हम लोग पटना आए तो सिस्टम को ऐसा समझते हैं, जब पैदा हुए तब गांव में ही जानना शुरू किए कि मुखिया और सरपंच कुछ होता है। 1 to 5 लोग कहाँ रहता है? गांव में ही रहता है ना, तो हम लोग तो वहीं से जानना शुरू किए। तो ये सब पॉजिटिविटी आया, विकास हुआ, जितना भी देख सकते हैं। अभी तो आप बार कितना हम गिनाएं, सारा चीज देख सकते। महिला सशक्तिकरण हुआ। हमने क्या कहा, ठीक है मुखिया पति है, लेकिन कम से कम जब वो एडमिशन करने के लिए जाती है, नॉमिनेशन करने, तो उस समय जाकर के ठिप्पा मारती है, तो उसको थोड़ा, अब उसको लिखना तो शुरू किया, हुआ ना। अब गांव की महिलाएं अब तो शहर को भी टक्कर दे रही हैं भाई, है ना। गांव की लड़कियां गांव की रही कहां। अब तो ये जो IT सेक्टर जितना डेवलप हुआ, फोन जब आया तो गांव और शहर से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो लोग शहर वालों को थोड़ा इग्नोर भी कर रहा है, गांव वालों की तरफ फिर से जा रहा है। क्यों? शहर वाली पिज्जा मोम ये सब खा पा के पता चला कि उम्र है 25 और लगेगी 35, है ना। मानते हैं कि नहीं? एक समय जब था, राजकाल में राजतंत्र हुआ करता था, तो राजा का जो बेटा बेटी होता था उसको दूध पिलाने के लिए जो बंजारन होती थी उसको दूध लाया जाता था। उसके दूध में क्या होता था? ज्यादा होता था ताकत। क्यों ज्यादा ताकत होती थी? क्योंकि महिलाएं फिजिकली ज्यादा वर्क करती थी। गांव की लड़कियां साइकिल चलाती है, गांव की लड़कियां फिजिकली फिट होती है, काम करती है। जितना भी दरोगा इसमें उसमें जितना भी लड़कियां जा रही है, अधिकांश गांव से रिलेटेड लड़कियां हैं। शहर वाली थुलथुल जैसा दौड़ भी नहीं पाती है, मतलब ओरिजिनल। आप में से तो सारा लोग गांव वाले ही हैं, और जिनको जो है तो उनको लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है। मानते हैं कि नहीं? क्योंकि एक बचपन से वो लोग का जान बसता है पिज्जा में, खिज्जा में, क्या क्या चीज होता है। हम लोग शहर आए तो बड़ा नेगेटिव हुआ, जैसे फिजिकल वर्क छूट गया था। अभी का समय, अभी के क्या सीजन है? अभी बेर का सीजन है,
है ना। हाँ, तो कहने का मतलब खैर चलिए, तो ये सारा चीज देख लिए, पॉजिटिविटी आया। कमियां क्या क्या है? आज भी कमी है। जैसे सबसे बड़का कमी क्या है ना, आज भी पंचायती राज एक स्वायत्त संस्था नहीं बन पाया, राज्य सरकार के अधीन है। तो जितना जितना कार्य दिया गया उसमें राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि कितना कार्य करवाइएगा नहीं करवाइएगा। वित्त उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। कर्मचारियों की कमी है, तब धीरे धीरे हो रहा है ना। इसके अलावे कार्यालय की कमी है, तो वो सब बिहार सरकार का बहुत बड़ी योजना है ये, बिहार पंचायत सरकार भवन। जिस तरीके से केंद्र में संसद है, राज्य में विधानमंडल है, उसी तरीके से प्रत्येक पंचायत में 243 करोड़ का पंचायत सरकार भवन बन रहा है। 243 करोड़ का एक पंचायत में, समझिए। तो इसलिए हम बोले ना, जब भी देखिए सपना तो शहर आपको वहीं तक काम देगा। हाँ, एक मानते हैं, जैसे पटना बहुत कुछ बनाता है तो बहुत कुछ बिगाड़ता भी है। जैसे हम आए तो मेरा पूरा फिजिकल फिटनेस ले लिया, मेरा पूरा बाल ले लिया, है ना। हाँ, झड़ता है ना, लग रहा है ना कि डुप्लीकेट जैसा, नहीं लग रहा है। हाँ, आप लोग पहले देखे इसलिए, है ना। जो लोग एकदम न्यू हैं तो उनको लग रहा होगा कि नहीं, है ना। खैर, लेकिन बनाया भी, अधिकारी बनाने का काम भी तो पटना ही ने किया। तो यही सब बातें हैं। देखिए, इसके अलावे कुछ कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अमन जी, हो गया कंप्लीट? ठीक है। तो इस तरीके से हमने पंचायती राज को नोट्स, अब सारे लोग नोट्स निकाली। तो पंचायती राज को हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा इसी से संदर्भित चर्चा हम लोग नगर पालिका पे कर लेंगे, ठीक है।